यूएसए के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के किसी और हिस्से में तालिबान नेताओं के खिलाफ उसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। हाँ, और मतलब ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य आधार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं। इन नोट्स का मुख्य लक्ष्य दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों को डिकोड करना है जो एक ही शहर से काम करते हैं, जिनके नाम भी लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। आईसीसी और आईसीजे। सही कहा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो डिकोड करना आज का हमारा मिशन है। और ये अंतर सिर्फ तकनीकी नहीं है, मतलब ये सीधे तौर पर तय करता है कि वैश्विक स्तर पर न्याय किसे और कैसे मिलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई अपराध होता है या कोई विवाद होता है तो वो मामला किस इमारत में जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर परीक्षा के नजरिए से देखा जाए तो। एकदम सही। इन दोनों निकायों के जो क्षेत्राधिकार हैं, उनके सदस्य देश हैं और उनके काम करने की प्रक्रियाओं को लेकर इतने भ्रम पैदा किए जा सकते हैं कि ये अच्छे खासे तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल, वो फंस जाते हैं। तो चलिए शुरुआत आईसीसी से करते हैं। नोट्स में जिन गिरफ्तारी वारंट और प्रतिबंधों का जिक्र है ना, वे आईसीसी से ही जुड़े हैं। हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इस संस्था की नींव 1998 में रोम स्टैट्यूट के माध्यम से रखी गई थी। हालांकि इसने 1 जुलाई 2002 से काम करना शुरू किया और यहाँ नोट्स में एक दावा किया गया है कि ये विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये स्थायी शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी तो नुरेनबर्ग या टोक्यो ट्रायल्स हुए थे ना। बिल्कुल हुए थे, लेकिन जो वो पुराने ट्रिब्यूनल थे, चाहे वो नुरेनबर्ग हो या बाद में 90 के दशक में रवांडा और युगोस्लाविया के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल, वो टेम्पररी थे। हाँ, वे सभी अस्थायी थे। मतलब उन्हें किसी एक विशेष युद्ध या घटना के बाद सिर्फ उसी घटना के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। काम खत्म, ट्रिब्यूनल खत्म। अच्छा, तो उन्हें हर बार नया बनाना पड़ता था। वही तो 1998 में दुनिया के कई देशों ने महसूस किया कि हर नरसंहार के बाद एक नया कोर्ट बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और राजनीति से भी प्रेरित होती है। इसलिए एक स्थायी ढांचे की जरूरत पड़ी जो हमेशा एक्टिव रहे। सही कहा। और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थापित किया गया। ये मुख्य रूप से 4 सबसे गंभीर अपराधों पर फोकस करता है: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध। जनरलों या बड़े राजनेताओं के लिए एक ग्लोबल क्रिमिनल कोर्ट है। एकदम सटीक एनालॉजी है। मतलब ये किसी देश की सरकार पर जुर्माना नहीं लगाता, बल्कि सीधे उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करता है जिसने अपराध का आदेश दिया हो। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू होती है। ये व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी पर तो टिका है, लेकिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे मुश्किल काम है। वर्तमान में इसके 125 देश सदस्य हैं। इसे असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हाँ, नोट्स में लिखा है कि हाल ही में 2019 में मलेशिया इसका सदस्य बना और यूक्रेन 2025 में आधिकारिक रूप से इसमें जुड़ने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल। और इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक बहुत ही चतुर सवाल दिमाग में आता है। क्या? नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, कोई अपनी जेल नहीं है और ना ही कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। हाँ, ये सच है। तो अगर इसके पास कोई फोर्स ही नहीं है, तो किसी देश के शक्तिशाली नेता या विद्रोही गुट के कमांडर को गिरफ्तार करके हेग तक लाना कैसे संभव होता है? मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऐसा करने की अनुमति दे। बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण स्थिति पर एकदम फिट बैठता है। आईसीसी पूरी तरह से सदस्य देशों के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उनकी पुलिस और जांच एजेंसियों पर निर्भर है। अच्छा। आईसीसी के फैसले बाध्यकारी जरूर होते हैं, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी वारंट को तामील करने के लिए सदस्य देश की सरकार का सहयोग बहुत अनिवार्य है। मतलब अगर वारंट जारी होने के बाद वो आरोपी किसी ऐसे देश की यात्रा करता है जो रोम स्टैट्यूट का पक्षकार है, तो उस देश का कानूनी दायित्व बनता है कि वो उसे गिरफ्तार करके हेग भेजे। लेकिन क्या हो अगर वो देश उसे गिरफ्तार करने से ही मना कर दे? तब आईसीसी खुद जाकर तो कुछ नहीं कर सकता ना? नहीं, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। और इसमें एक और परत है जिसे कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत कहते हैं। कॉम्प्लीमेंटेरिटी? हाँ, आईसीसी सीधे तौर पर किसी भी मामले में नहीं कूद सकता। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी अपराधी पर मुकदमा चलाने की पहली जिम्मेदारी और अधिकार उसी देश का है जहां अपराध हुआ है। तो आईसीसी कब आता है तस्वीर में? आईसीसी केवल और केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब उस देश की राष्ट्रीय न्यायपालिका मुकदमा चलाने में अनिच्छुक हो या पूरी तरह से असमर्थ हो। अच्छा, अनिच्छुक मतलब अनविलिंग और असमर्थ मतलब अनेबल। तो
अगर कोई देश दुनिया को दिखाने के लिए अपने ही किसी नागरिक पर एक दिखावटी मुकदमा चला दे, सिर्फ उसे बचाने के लिए। हाँ, तो वहां अनिच्छुक होने की शर्त लागू हो जाएगी ना। हाँ। आईसीसी ये तय कर सकता है कि ये ट्रायल एक नाटक है और फिर वो खुद हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब राष्ट्रीय व्यवस्था जानबूझकर अपराधी को ढाल दे रही हो, तब आईसीसी का अधिकार क्षेत्र सक्रिय होता है। लेकिन क्षेत्राधिकार की भी अपनी सीमाएं हैं। वो कैसे? सामान्यतः यह केवल रोम स्टैट्यूट के सदस्य देशों के नागरिकों या उनके क्षेत्र में हुए अपराधों पर लागू होता है। आपने कहा सामान्यता, इसका मतलब इसमें कोई बड़ा अपवाद भी है? बहुत बड़ा अपवाद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के पास यह शक्ति है कि वो किसी ऐसे देश के मामले को भी आईसीसी को सौंप सकती है जो रोम स्टैट्यूट का सदस्य नहीं है। अरे वाह! हाँ, अगर यूएनएससी कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो आईसीसी गैर सदस्य देशों के मामलों की भी जांच कर सकता है। और यहीं से यूपीएससी की परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु निकलता है। नोट्स में एक रेकरिंग थीम दी गई है कि दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली देश आईसीसी के सदस्य ही नहीं हैं। बिल्कुल। जैसे भारत, इजराइल, यूएसए, रूस और चीन, ये सभी स्थायी आपराधिक न्यायालय से बाहर हैं। और परीक्षा में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। परीक्षक जानते हैं कि उम्मीदवार सोचेंगे कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय न्याय की है तो भारत और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश तो पक्का इसके संस्थापक सदस्य होंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि इन देशों को अपनी संप्रभुता छीनने और अपने सैनिकों या नेताओं पर राजनीति से प्रेरित मुकदमों का डर रहता है। इसलिए ये रोम स्टैट्यूट का हिस्सा कभी बने ही नहीं। तो परीक्षा में अगर कोई कथन आए कि भारत आईसीसी का एक सक्रिय सदस्य है, तो वो कथन पूरी तरह गलत होगा। 100% गलत। ये तो बात हो गई व्यक्तियों के अपराधों की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सिर्फ व्यक्ति ही तो अपराध नहीं करते ना, दो देशों के बीच भी गहरे कानूनी विवाद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जमीनी सीमा का विवाद हो सकता है, समुद्री जल क्षेत्र का विवाद हो सकता है, या किसी संधि के उल्लंघन का मामला भी हो सकता है। तो जब बात दो देशों के बीच की आती है तब आईसीसी काम नहीं आता। नहीं, वहां उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से नोट्स का फोकस संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग यानी आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर शिफ्ट होता है। आईसीजे का दायरा और उसका इतिहास दोनों ही आईसीसी से बहुत अलग हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। अच्छा, नोट्स में ये भी जिक्र है कि ये यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछा गया था? हाँ, यह कोई स्वतंत्र संधि से नहीं बना है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र के ढांचे का ही एक अभिन्न अंग है। इसका मुख्य काम सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करना है और यूएन के विभिन्न निकायों को सलाहकार राय यानी एडवाइजरी ओपिनियन देना है। बिल्कुल। अगर हम अपनी पिछली एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार दें तो अगर आईसीसी एक क्रिमिनल कोर्ट है तो आईसीजे देशों के लिए एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। हाँ, एकदम सही। जैसे दो पड़ोसियों के बीच जमीन की बाढ़ को लेकर झगड़ा हो जाए तो वो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वैसे ही जब दो देशों के बीच कोई विवाद होता है तो वो आईसीजे जाते हैं। ये सिविल कोर्ट वाली तुलना इसे याद रखने के लिए बहुत कारगर है। आईसीजे व्यक्तियों को जेल नहीं भेजता है, ये राज्यों के अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या करता है। और इसका मुख्यालय भी हेग में है। हाँ, और यह एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक तथ्य है जो अक्सर स्टेटमेंट्स वाले सवालों में कंफ्यूजन पैदा करता है। वो क्या? संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मुख्य अंग हैं ना, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, वे सभी न्यूयॉर्क में स्थित हैं। लेकिन आईसीजे एकमात्र ऐसा मुख्य अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग में है। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है, राइट? हेग पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का केंद्र माना जाता था और वहां पीस पैलेस मौजूद था। सही कहा। इसलिए जब यूएन बना तो न्यायपालिका को न्यूयॉर्क की राजनीतिक गहमागहमी से दूर नीदरलैंड में ही रखा गया। और इसके फैसलों की प्रकृति भी बहुत स्पष्ट है। आईसीजे के निर्णय मामले के पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती। बिल्कुल, कोई अपील नहीं। और इसके रोजमर्रा के काम और प्रशासनिक सहायता के लिए एक पूरी रजिस्ट्री काम करती है। इस न्यायालय की निष्पक्षता इसके जजों की बेंच पर निर्भर करती है। 15 न्यायाधीशों की ये बेंच कैसे चुनी जाती है, ये प्रक्रिया अपने आप में एक कूटनीतिक पहेली है। बहुत बड़ी पहेली है। नोट्स के अनुसार इन 15 जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 9 साल, जो कि काफी लंबा समय है। हाँ, और पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्रीय कोटा तय किया गया है। अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 न्यायाधीश होते हैं। और निरंतरता बनाए रखने के लिए हर 3 साल में इस अदालत के 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है। ये चुनाव प्रक्रिया यूपीएससी के विश्लेषणात्मक सवालों के लिए बहुत अहम है। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए और सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी द्वारा किया जाता है। लेकिन ये चुनाव एक साथ एक ही कमरे में नहीं होता। अच्छा। हाँ, दोनों संस्थाएं एक ही समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करती हैं। किसी भी उम्मीदवार को आईसीजे का जज बनने के लिए दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत हासिल करना होता है। इसका मतलब अगर किसी उम्मीदवार को महासभा में तो बहुमत मिल गया लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं मिला तो वो जज नहीं बन सकता। ओहो। बिल्कुल। जब तक दोनों निकायों के नतीजे एक ही उम्मीदवार पर आकर नहीं टिकते
तब तक वोटिंग के कई दौर चलते रहते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जज को केवल बड़े देशों का या केवल छोटे देशों का ही समर्थन न हो, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहमति हो। यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है, जब इन जजों को विभिन्न देशों द्वारा चुना जाता है तो क्या अदालत में बैठने के बाद वे अपने अपने देशों की सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं? ये बहुत ही आम धारणा है लोगों में। मतलब क्या कोई जज अपनी सरकार की विदेश नीति से बंधा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आईसीजे के न्यायाधीश अपनी सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। तो उनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सख्त नियम बनाया गया है। किसी भी जज को उसके पद से ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। पद से हटाने के लिए अदालत के बाकी सभी न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय की आवश्यकता होती है। सर्वसम्मत राय मतलब? यूनानिमस ओपिनियन। अगर 15 जजों की बेंच में से 14 जज किसी एक जज को हटाना चाहते हैं तो उन 14 का एक मत होना जरूरी है। हाँ, अगर एक भी असहमत हुआ तो उसे नहीं हटाया जा सकता। बाप रे। ये नियम सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दबाव में कोई भी देश अपने जज को या किसी विरोधी देश के जज को आसानी से बाहर ना निकाल सके। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में बात करें तो आईसीजे में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली रहा है। हाँ, नोट्स में दलवीर भंडारी जी का नाम है। सही। दलवीर भंडारी 2012 से वहां न्यायाधीश हैं और 2018 में पुनः निर्वाचित हुए थे। उनसे पहले रघुनंदन स्वरूप पाठक, नागेंद्र सिंह और बेनेगल राव जैसे दिग्गज भी वहां अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हिस्सा नियमों के अपवादों में छिपा है। वो तो है, एक्सेप्शंस ही एग्जाम में फंसाते हैं। जैसे ये नियम के कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते, और इसके साथ जुड़ा है P5 देशों का अघोषित नियम। P5 मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। एक अलिखित परंपरा है ना कि आईसीजे की 15 जजों की बेंच में इन 5 देशों का एक एक जज हमेशा मौजूद रहेगा। और यहीं पर नोट्स में दर्ज वो ऐतिहासिक केस स्टडी सामने आती है जहां से सबसे मुश्किल सवाल बनते हैं। अच्छा, वो चीन वाला अपवाद? हाँ, सामान्य तौर पर P5 का प्रतिनिधित्व हमेशा होता है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब चीन का कोई जज इस अदालत में नहीं था, 1967 से लेकर 1985 तक। इस अपवाद के पीछे शीत युद्ध और चीन की आंतरिक राजनीति का बड़ा हाथ था। उस समय ताइवान और मेनलैंड चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र की सीट को लेकर जो उथल-पुथल चल रही थी, उसके कारण ये अंतराल आया। बिल्कुल। तो परीक्षा में अगर कोई सीधा कथन आता है कि P5 देशों का एक न्यायाधीश स्थापना के बाद से हमेशा न्यायालय में रहा है, तो ये चीनी अपवाद उस कथन को गलत साबित कर देता है। एकदम। ऐसे ही ऐतिहासिक संदर्भ याद रखने से रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब जब हम दोनों न्यायालयों की संरचना समझ चुके हैं तो परीक्षा हॉल के दबाव में इन जानकारियों को लागू करने की रणनीति पर बात करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सारा ज्ञान परखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट और ट्रिक्स बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली ट्रिक सदस्यता को लेकर है। जब भी एनालिटिकल सवाल आए तो भारत की सदस्यता पर ध्यान दें। हाँ, भारत आईसीजे का हिस्सा है क्योंकि वो यूएन का सदस्य है, लेकिन आईसीसी का सदस्य नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा भाषा का जाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, नोट्स में लिखा है कि आईसीसी की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जबकि आईसीजे की केवल 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। पहली नजर में ये अजीब लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का अपना अंग होने के बावजूद आईसीजे में केवल 2 भाषाएं, जबकि आईसीसी में 6। लेकिन अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को समझें तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक क्या है? आईसीसी का काम दुनिया भर के अलग अलग कोनों में हुए अपराधों की जांच करना, स्थानीय गवाहों से बात करना और पीड़ितों के बयान दर्ज करना है। इसका दायरा व्यक्तियों तक जाता है ना, इसलिए इसे 6 भाषाओं की जरूरत पड़ती है। बहुत सही पॉइंट। वहीं दूसरी ओर आईसीजे मुख्य रूप से राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय वकीलों और देशों की सरकारों के बीच के विवादों को सुलझाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अंग्रेजी और फ्रेंच का ही दबदबा रहा है। बिल्कुल। इसलिए वहां केवल इन्हीं 2 भाषाओं से काम चल जाता है। ये लॉजिक अगर दिमाग में हो तो भाषा वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी नोट्स में एक बहुत अच्छा हैक है। जब परीक्षा के प्रश्न पत्र में हेग शब्द दिखाई दे तो तुरंत उत्तर टिक करने की जल्दबाजी से बचें। हाँ, क्योंकि हेग देखते ही दिमाग में दोनों को उठा सकते हैं। सवाल को पूरा पढ़ें कि वो व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी या नरसंहार की बात कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो आईसीसी है। और अगर सवाल देशों के बीच सीमा विवाद, सलाहकार राय या संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात कर रहा है तो उत्तर निश्चित रूप से आईसीजे होगा। इसके साथ ही दोनों की स्थापना के समय काल को याद रखना भी भ्रम दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, 1945 वर्सेस 1998। आईसीजे दुनिया की पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बना, जबकि आईसीसी बहुत बाद की सोच है जो 1998 के रोम स्टैट्यूट से आकार में आया। एक 20वीं सदी के मध्य का है तो दूसरा 21वीं सदी की शुरुआत का। इन दोनों के कालखंड का अंतर ये भी दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। पहले सिर्फ देशों के बीच शांति बनाए रखने पर फोकस था, और अब दुनिया उस दिशा में बढ़ रही है जहां अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जवाबदेह ठहराया जा सके। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे आईसीसी अपनी प्रवर्तन चुनौतियों के बावजूद
व्यक्तियों के लिए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का ढांचा पेश करता है, जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी के सिद्धांत पर काम करता है। और साथ ही हमने आईसीजे के संस्थागत ढांचे को भी डिकोड किया। कैसे 15 न्यायाधीशों का चुनाव यूएनजीए और यूएनएससी की एक जटिल मतदान प्रणाली से होता है, और कैसे ये देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक रेफरी या सिविल प्लेटफॉर्म है। सच में ये नोट सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि वैश्विक न्याय प्रणाली के कामकाज को समझने का एक पूरा लेंस है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बुनियादी और थोड़ा परेशान करने वाला विचार जहन में आता है। कैसा विचार? देखिए, आईसीसी दुनिया के सबसे गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने का दावा करता है, वो वैश्विक न्याय की बात करता है, लेकिन जिन महाशक्तियों के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, जैसे यूएसए, रूस और चीन, वही इसकी परिधि से बाहर हैं। हाँ, वो तो इसके सदस्य नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून का ढांचा सिर्फ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो केवल छोटे, कम शक्तिशाली या विकासशील देशों के नेताओं पर ही लागू हो सके? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर वैश्विक व्यवस्था के सबसे बड़े खिलाड़ी ही इस खेल का हिस्सा नहीं है, तो क्या बिना महाशक्तियों के शामिल हुए कोई भी वैश्विक न्यायालय सही मायनों में न्याय कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक टूल बनकर रह जाएगा? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब किसी भी किताब में सीधा सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर विचार करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीदवारों को इस पर जरूर सोचना चाहिए, खासकर मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसी गहरे विचार के साथ द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। विश्लेषणात्मक नजरिया बनाए रखिए,